आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या, दिस इज ईसीएस। और ईसीएस में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इट इज ईसीएस डेबिट और द ईसीएस क्रेडिट। और ईसीएस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इफ वी स्पेसिफिकली अबाउट द ईसीएस, टॉक अबाउट द ईसीएस, तो ईसीएस एक रिटेल पेमेंट सिस्टम है। दिस इज अ रिटेल पेमेंट सिस्टम। नो, इसका क्या मतलब होता है? रिटेल पेमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंपल एज दैट। और इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मेजर चीज क्या थी कि जो बल्क ट्रांजैक्शंस हैं एंड जो रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस है, बल्क एंड रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए ईसीएस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दैट वाज द मेजर पर्पस ऑफ द ईसीएस। ठीक है। और ईसीएस के दो कंपोनेंट है, वन इट इज ईसीएस डेबिट, द अदर वन इट इज ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस डेबिट जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है लाइक डेबिटिंग नंबर ऑफ अकाउंट्स, जहां पर नंबर ऑफ अकाउंट्स को डेबिट किया जाएगा एंड क्रेडिट किया जाएगा सिंगल अकाउंट को। तो ईसीएस डेबिट का मतलब होता है मल्टीपल डेबिट्स, ईसीएस क्रेडिट का मतलब होता है मल्टीपल क्रेडिट्स। ध्यान रखिएगा, ईसीएस डेबिट मींस मल्टीपल डेबिट्स, ECS credit means multiple credits, राइट। तो ये चीज मेजरली ध्यान रखने वाली है। बट आज की डेट में इतना ज्यादा नहीं चलता। एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ईसीएस डेबिट होता है, जैसे मान लो कि आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, तो सभी कस्टमर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे करना है तो ईसीएस क्रेडिट का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का सिंगल अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको डिविडेंड मिलना है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा, दोज विल बी credited. So we are having the ECS debit and the ECS credit। बल्क ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। मैंडेट ऑथराइजेशन जरूरी होती है खास करके ईसीएस डेबिट के लिए। और सेटलमेंट होती है क्लियरिंग हाउस के थ्रू। कॉस्ट इफेक्टिव है रेपिटेटिव पेमेंट्स के लिए। रेपिटेटिव पेमेंट्स के लिए काफी ज्यादा इसको बेटर माना गया। बट नाउ दिस इज रिप्लेस्ड बाय द NACH। अब की डेट में क्या चीज इस्तेमाल हो रही है? व्हाट हैज रिप्लेस्ड इट? NACH हैज रिप्लेस्ड इट। What it is? It is NACH। अच्छा, NACH का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस तो एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है जो कि एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सो दिस इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑपरेटेड बाय द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसमें बल्क एंड रेपिटेटिव डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। एंड जो ईसीएस सिस्टम था उसको रिप्लेस करके अब एनएसीएच ही चलता है, जो काफी ज्यादा फास्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड है और नेशनल वाइड प्रोसेसिंग होती है। और इसमें भी वी आर हैविंग द एनएसीएच डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें भी एक होता है डेबिट लेग होती है और वन लेग इज द क्रेडिट लेग, राइट। अब डेबिट क्या होता है कि यू बेसिकली वांट टू यूज फॉर रेकरिंग डेबिट ट्रांजेक्शन्स, जैसे लोन ईएमआई पे करनी है, एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है, यूटिलिटी बिल पेमेंट करनी है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। एनएसीएच क्रेडिट क्या है? जहां पर रेपिटेटिव क्रेडिट्स के लिए, लेट्स से सैलरी पे करनी है, पेंशन पे करनी है, सब्सिडी पे करनी है, डिविडेंड पे करना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एनएसीएच क्रेडिट को। सो मल्टीपल डेबिट्स के लिए, बल्क डेबिट के लिए एनएसीएच डेबिट, बल्क क्रेडिट के लिए NaCH क्रेडिट। ओके। और ये मैंडेट बेस्ड ऑथराइजेशन बेस्ड होता है, मैंडेट बेस्ड ऑथराइजेशन बेस्ड ये रहता है। अब प्रोसेसिंग कैसे होती है? जो कॉर्पोरेट है वो ट्रांजैक्शन फाइल को सबमिट करते हैं। लेट्स से वी आर हैविंग अ कॉर्पोरेट, तो ये एबीसी कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन फाइल को सबमिट करेगा टू द बैंक कि भाई इन अकाउंट्स को हमने क्रेडिट करना है, लेट्स से। एंड ये बैंक जो है वो फाइल को अपलोड कर देंगे, ठीक है, एनएसीएच के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फाइल होगी वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। एंड फिर जो डेस्टिनेशन बैंक्स होंगे, जो जो भी बैंक्स के नेम यहाँ पर मेंशन्ड है, जिनके आईएफएससी कोड है, वो बेसिकली वैलिडेट करेंगे एंड रिस्पॉन्ड करेंगे।
लेट्स से इफ इट इज रिलेटेड टू डेबिट, तो ऑथराइजेशन अगर दी गई है कस्टमर के द्वारा, उसके अकॉर्डिंगली जो ये बैंक्स हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन बैंक्स हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। एंड सेटलमेंट किसके थ्रू होगी? सेटलमेंट विल बी डन थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेटलमेंट विल बी ऑल डन थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट्स को, डेट्स इट। तो लिमिट को, अमाउंट को लेकर के कोई लिमिट नहीं है इन केस ऑफ एनएसीएच। मैक्सिमम डेबिट जो अमाउंट है वो जितना मैंडेट दिया गया है बाय द ऑथराइज्ड कस्टमर, राइट, कस्टमर ने ऑथराइज किया उतना मैक्सिमम डेबिट किया जा सकता है। और बैंक लेकिन इंटरनल कैप लगा सकते हैं, बैंक में बी इम्पोजिंग द इंटरनल कैप्स, राइट। सो दैट्स अबाउट द एनएसीएच। एनएसीएच के केस में ऑपरेटिंग एजेंसी कौन है, ऑपरेटर कौन है? एनपीसीआई है। एनपीसीआई वाज द ऑपरेटर। कवरेज पैन इंडिया लेवल पर है। मैंडेट जो है फिजिकल भी हो सकता है, ई मैंडेट भी हो सकता है। काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होती है इस केस में एज कंपेयर टू डेट ऑफ द ईसीएस। क्लियर विद इट? आफ्टर दैट इट्स अबाउट द फ्रॉड रिपोर्टिंग। अब ये टॉपिक भी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट द फ्रॉड रिपोर्टिंग, यानी कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी रिपोर्टिंग किस अकॉर्डिंग होगी, बैंक में फ्रॉड की रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, एंड क्या रिपोर्टिंग की जानी है उसके बारे में। देखो, फ्रॉड रिपोर्टिंग जो होती है बैंक्स में, दैट्स गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मास्टर डायरेक्शंस दी गई हैं ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फ्रॉड रिपोर्टिंग की जाती है। और फ्रॉड होता है, लेट्स से मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स हुआ है, कोई चेक फ्रॉड है, या फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, केवाईसी रिलेटेड फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, लोन फ्रॉड है, या इंटरनेट बैंकिंग का फ्रॉड है, वो सभी चीजें फ्रॉड में आती है। यानी कि कोई भी अगर डिसीटफुल चीज हुई है, डिसेप्शन हुआ है रॉन्गफुल गेन्स के लिए, रॉन्गफुल लॉस के लिए, तो डेफिनेटली दैट इज मेंट टू बी अ फ्रॉड। तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी अ फ्रॉड। तो अगर लोन का अमाउंट जो है वो 1 लाख या उससे ज्यादा का है, इफ द लोन अमाउंट इज 1 लाख रुपीज और मोर देन दैट, तो फिर आरबीआई को आप रिपोर्ट करोगे थ्रू द FMR1। तो आप FMR के थ्रू रिपोर्ट करोगे आरबीआई को। एंड अगर लोन का अमाउंट जो है डेट इज 10 करोड़ रुपीज एंड अबव, कितना? 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो आप रिपोर्ट करोगे आरबीआई को, ठीक है। तो डायरेक्टली आप रिपोर्ट कर दोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, प्लस वहां पर बोर्ड के द्वारा भी रिव्यू किया जाएगा। काइंडली टेक अ नोट। तो वहां पर बोर्ड के द्वारा भी रिव्यू किया जाएगा अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का आपका फ्रॉड है। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 100 करोड़ रुपीज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ रुपीज, तो आप आरबीआई को रिपोर्ट करोगे विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। और उसको मॉनिटर कौन करेगा? उसको मॉनिटर करेगा टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट वुड बी मैनेजिंग इट। और फ्रॉड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितनी देर में रिपोर्ट करना है? फ्रॉड इज टू बी रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। विद इन 21 डेज it is to be reported. So it 3 weeks or 21 days, that's one and same thing. And अगर जो फ्रॉड का अमाउंट है, if the fraud amount is, let me write over here, it is greater than or equal to 5 करोड़ रुपीज, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो विद इन 7 days it is to be reported। 7 दिन के अंदर अंदर इसे आरबीआई को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एफएमआर क्या होती है? एफएमआर इज फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न। एफएमआर इज फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न। एंड व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फ्रॉड? लिमिटेशन पीरियड क्या रहता है फ्रॉड के लिए? इट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या रहता है? इट इज 3 years, बट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर आप उसके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जब आपने उसको डिटेक्ट कर लिया है, स्टार्ट कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू इट, फ्रॉड डिटेक्शन से रिलेटेड एंड फ्रॉड मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिपोर्टिंग से लेकर। एंड देन इट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर फॉर फाइलिंग द पुलिस कंप्लेंट्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर फाइलिंग द पुलिस कंप्लेंट या आरबीआई कंप्लेंट्स, जो सीबीआई, सॉरी नॉट आरबीआई, सीबीआई को अपने जो कंप्लेंट फाइल करनी होती है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसके बारे में ऑल अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर इट फॉर द डिफरेंट टाइप बैंक्स।
देखो मेजरली चीज क्या है कि कंप्लेंट फाइलिंग है वो ये है कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस इशू की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके अंदर बेसिस है। या क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं पुलिस कंप्लेंट की, तो आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर भी इसके प्रोविजंस बताए गए, ट्रेसेस मिलते हैं आपको। सीआरपीसी के अंदर भी आपको इसके ट्रेसेस मिल जाएंगे, लाइक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए भी, पीसीए के अंदर भी आपको ट्रेसेस मिल जाते हैं कि भाई इसकी फाइलिंग कैसे करनी है, कंप्लेंट्स की फाइलिंग कब करनी होती है। तो एज ऑफ जनरल रूल बताता हूँ कि जहां पर फ्रॉड अमाउंट 3 करोड़ से नीचे है, वहां पर तो आप लोकल पुलिस को आप बेसिकली अप्रोच कर सकते हो। लेट मी राइट ओवर हियर। अगर फ्रॉड का अमाउंट जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉड अमाउंट इज बिलो 3 करोड़ रुपीज, तो फिर आप लोकल पुलिस को आप बातचीत कर लो, उन तक बातचीत ले जाओ। या फिर जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होता है, ईओडब्ल्यू होता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, वहां पर आप जा सकते हो। लेकिन जहां पर अमाउंट 3 करोड़ या उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करोड़ रुपीज, वहां पर तो सीबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और जहां पर बड़े फ्रॉड है, मल्टी स्टेट फ्रॉड है, तो डेफिनेटली जो सीबीआई का बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल है, वहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वहां पर कंप्लेंट फाइल जो है वो करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज? अच्छा एक चीज और है इस केस में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक की बात करते हैं, तो अगर तो फ्रॉड का अमाउंट जो है 1 लाख या उससे ज्यादा का है, तो आप स्टेट पुलिस को कनेक्ट करो। अगर 10,000 एंड उससे ज्यादा का है एंड स्टाफ ने कमिट किया, तो स्टेट पुलिस के पास जाएगा। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफिस, उनके पास जाओगे। एंड एडिशनली यू कैन बी गोइंग टू द स्टेट पुलिस आल्सो। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इन केस अगर 3 करोड़ तक का है, ये 3 करोड़, नॉट 3 करोड़, बिलो 3 करोड़ है, तो स्टेट पुलिस के पास जाओगे, लोकल पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करोगे। और अगर 3 करोड़ से ज्यादा है, अगर 3 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर तो 3 करोड़ से कम है, फिर तो स्टेट पुलिस या फिर ईओडब्ल्यू। ईओडब्ल्यू क्या था, व्हाट वाज ईओडब्ल्यू? आई जस्ट टोल्ड यू, ईओडब्ल्यू, इट इज इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, उनके पास जाओगे। और 3 करोड़ से ज्यादा है, और लेट्स से अमाउंट जो है वो 25 करोड़ तक का है, तो सीबीआई के पास जाएगा केस। किसके पास जाएगा? सीबीआई के पास जाएगा, एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ सीबीआई, जहां पर स्टाफ इन्वॉल्वमेंट का बेसिकली प्राइमा फेसी एविडेंस है, वहां पर ये केस जाएगा। और जहां पर जो आपका फ्रॉड का अमाउंट है मोर देन 25 करोड़ रुपीज है, तो बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल जो है सीबीआई का, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट, आप वहां पर केस लेके जाएंगे, जाएगा सीबीआई के अंदर ही, लेकिन related to the different wing of CBI, related to different wing of the CBI. Clear with it? So that's about the fraud, complaints and reporting. I hope कि ये points आपको clear हो गए होंगे। The next one it's related to the cash shortage. In case अगर cash shortage होती है, कैश शॉर्टेज का मतलब होता है फिजिकल जो कैश बैलेंस है वो आपकी बुक बैलेंस से कम हो गया, यानी कि जो आपका कैश स्क्रॉल है या सिस्टम रिकॉर्ड्स हैं, वहां पर बैलेंस चाहिए कुछ और, लेकिन आपके पास कुछ और है। डेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कैश शॉर्टेज। और कैश शॉर्टेज क्यों हो सकती है? हो सकता है आपने कस्टमर को गलत पेमेंट कर दी हो सकता है कि आपने एक्सेस पेमेंट कर दी हो सकता है कि आपने फेक या फोर्ज नोट को एक्सेप्ट कर लिया हो सकता है कि पोस्टिंग एरर हो सकता है कि मिस अप्रोप्रिएशन हो या फ्रॉड हो, या फिर शॉर्ट रिमिटेंस हो सकता है कि रिसीव की गई हो बाय द करेंसी चेस्ट। सो दीज थिंग्स कैन बी देयर। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में व्हाट विल बी द थिंग? देखो, अब अगर नेग्लिजेंस की बात है या कैश शॉर्टेज है, डेट इज टू बी रिपोर्टेड एज फ्रॉड। जो नेग्लिजेंस है, कैश शॉर्टेज है, वो बेसिकली फ्रॉड के अंदर रिपोर्ट की जाएगी। अगर इंटेंशन चीट का था या फ्रॉड का था, अगर वो आपको शक है कि हाँ भाई फ्रॉड हो सकता है, चीट का हो सकता है। एंड फर्दर अगर कैश शॉर्टेज जो है, इफ इट इज मोर देन 10,000 रुपीज, अगर कैश शॉर्टेज 10,000 से ज्यादा का है, राइट, एंड फर्दर केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज जो है वो मोर देन 5,000 रुपीज है, अगर दैट इज डिटेक्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, एंड फर्दर दैट इज टू बी रिपोर्टेड ऑन द सेम डे, अदरवाइज फिर उसे फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज डेट ऑफ द फ्रॉड। क्लियर है चीज? सो
जो केसेस होते हैं नेग्लिजेंस के एंड कैश शॉर्टेज के, जहां पर आपको लगता है कि भाई चीटिंग हो सकती है, दोज आर कंसीडर टू बी अ फ्रॉड, उनको फ्रॉड रिपोर्टिंग ही कंसीडर किया जाएगा। तो जनरल केस क्या है कि कैश शॉर्टेज डिटेक्ट हो गई है मोर देन 10,000 रुपीज, उसको कंसीडर किया जाएगा। एंड कैश मैनेज अगर डिटेक्ट की जाती है बाय द ऑडिटर, इंस्पेक्टर, मैनेजमेंट, ठीक है, तो 5,000 से ज्यादा की भी कैश शॉर्टेज होती है तो उसे बेसिकली शॉर्टेज ऑफ कैश कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट्स? राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.